नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। रीट मेंस एग्जाम 2023 के लिए जो आपके शैक्षिक परिदृश्य वाला पार्ट है साथियों, जहां से आपके 10 से 15 प्रश्न बनने वाले हैं, जिसमें आपके सभी टॉपिक्स आ जाएंगे। जैसे आपके चाहे शैक्षिक नवाचार का टॉपिक हो या फिर शैक्षिक नवाचार के अलावा आपके आरटी 2009, आरटी 2011, एनईपी 2020, एसएमसी, शैक्षिक तकनीकी, इन सभी चीज़ों से आपके लिए 600 प्रश्नों की सीरीज चला रखी है। ठीक है ना। प्रत्येक वीडियो में आपको 20 प्रश्न देखने को मिलते हैं और यहाँ पर अभी आज ये जो वीडियो हम देख रहे हैं, आज ये जो टेस्ट हम कर रहे हैं, ये 24वें नंबर का टेस्ट है साथियों। 30 टेस्टों की ये सीरीज है, तो 30 इंटू 20 करके देखोगे तो टोटल कितने प्रश्न हो रहे हैं? 600, जिसमें से हमने 23 टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम 24वें टेस्ट को हल करने वाले हैं। ये जो पेपर है रीट मेंस एग्जाम लेवल 1 और लेवल 2 के लिए अत्यंत उपयोगी है। देखिए, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा और अगर आप किसी प्रश्न को गलत करते हो तो 1/3 नंबर आपके कम कर दिए जाएंगे, मतलब नेगेटिव मार्किंग इसमें रहने वाली है। वैसे आज 20 की जगह 21 प्रश्न है साथियों, और 21 में से आप 15 प्रश्न सही कर देते हो तो निश्चित रूप से शैक्षिक तकनीकी में आप अच्छे जानकार हो। लेकिन अगर आप 21 में से 15 भी नहीं कर पाते हो तो कहीं ना कहीं अभी आपकी तैयारी अधूरी है। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न देखेंगे। देखिएगा, प्रश्न संख्या 1 में क्या पूछ रहा है? यूआरएल का पूरा नाम क्या है? यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेशन, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर और यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। तो पहले प्रश्न का सही आंसर कौन सा रहेगा? यूआरएल का पूरा नाम बताना है आपको। बताइए, प्रश्न संख्या 1 में कौन से विकल्प का चुनाव करोगे? देखो, आज जब भी कोई वेबसाइट वगैरह या कोई भी वेबसाइट पर जाते हो तो उसका एक यूआरएल होता है। अब वो यूआरएल जो है उसका आपको पूरा नाम बताना है। 24 में कौन से विकल्प का चुनाव करोगे? प्रश्न संख्या 24 में देखिए, 24वें टेस्ट का ये जो पहला प्रश्न है, इसका सही आंसर रहेगा आपके कौन सा विकल्प साथियों? विकल्प नंबर 3, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर आपका सही उत्तर है प्रश्न नंबर 1 में। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ेंगे। दूसरे प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? देखिएगा, प्रश्न नंबर 2 है, इनमें से कौन सा शैक्षिक नवाचार कोरोना काल के पश्चात शुरू नहीं हुआ? दीक्षा राइज, शिक्षा में बढ़ते कदम, स्टार बैक टू स्कूल और नो बैक डे। प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर बताओ, कौन से विकल्प का चुनाव करोगे? जो शैक्षिक नवाचार कोरोना काल के पश्चात शुरू नहीं हुआ, उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 2 में करना है। दूसरे प्रश्न में कौन से विकल्प का चुनाव करोगे? पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे विकल्प का? देख लीजिए अच्छे से विकल्पों को। साथ ही यहाँ पर प्रश्न संख्या जो 2 है, दूसरे प्रश्न में आपका सही आंसर है विकल्प नंबर 1। कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? विकल्प नंबर 1। दीक्षा राइज जो है ये कोरोना काल के पश्चात शुरू नहीं हुआ, बल्कि ये इससे पूर्व शुरू हो गया था। बाकी राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, स्टार बैक टू स्कूल और नो बैक डे, ये सभी चीजें कोरोना काल के पश्चात ही शुरू की गई है। तो पहला विकल्प आपके प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर है साथियों। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। तीसरे प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 में क्या पूछ रहा है? तो चलिए देखते हैं तीसरे प्रश्न को। राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना किस वर्ष में लागू की गई? 2002 में, 2005 में, 2007 में और 2010 में। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना जिस वर्ष लागू की गई है, वो वर्ष आपको प्रश्न संख्या 3 में बताना है। कौन से विकल्प का चुनाव करोगे प्रश्न संख्या 3 में? और साथियों, तीसरे प्रश्न का सही आंसर देखें तो आपके विकल्प नंबर जो 2 है, 2005 में ही राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना लागू की गई। देखो, 7 अक्टूबर 2005 को, कब? 7 अक्टूबर 2005 को। ठीक है ना। 2005 में भी अगर ये पूछ ले कि कब, तो 7 अक्टूबर को। ठीक है। विकल्प नंबर आपका जो 2 है, प्रश्न संख्या 3 का सही आंसर है साथियों। प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ेंगे। आप सभी को बता दूं कि आज का ये सेकंड वीडियो है। इसके पहले सुबह 8:30 बजे के लगभग मैंने प्रथम वीडियो यूट्यूब पर डाल दिया था, जो इतिहास का गोल्डन पेपर नंबर 4 है उसका। और साथ ही अब ये शैक्षिक तकनीकी का पेपर नंबर 24 आप हल कर रहे हो। सुबह मैंने 8 बजे साथियों हिंदी का जो समास वाला पार्ट है, हिंदी के समास वाले पार्ट से 40 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, हिंदी का टेस्ट नंबर 7 स्टडी विद पीएन लोधा जो एप्लीकेशन है, उस पर लेवल 1 और लेवल 2 में 149 रुपये वाला जो कोर्स है उसमें अपलोड कर दिया है पेपर नंबर 7 हिंदी का।
अब आपके लगभग 11 बजे के लगभग राजस्थान अध्ययन का कोर्स आ जाएगा ऐप पर। राजस्थान अध्ययन की जो कोर्स किया जाएगा, मतलब राजस्थान अध्ययन का टेस्ट आ जाएगा। जो राजस्थान अध्ययन का कोर्स है उसमें कक्षा 10 का जो पार्ट 2 है, ठीक है ना, अध्याय 2 स्वतंत्रता के पूर्व राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य, ऐसा पार्ट है कक्षा 10वीं का पार्ट 2, वो भी आपके 11 बजे के लगभग आ जाएगा। और लगभग 1-2 बजे के आसपास आपके एसएसटी का पेपर नंबर जो 2 है वो 2 क्या तीसरा, शायद दूसरा या तीसरा ऐसे कुछ है, 149 वाले कोर्स में अपलोड कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको ऐप पर आज अवेलेबल होने वाली है। जो कि ऐप अगर आपने अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं कर रखा है तो ऐप डाउनलोड का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में भी दे दिया है, और आप प्ले स्टोर से भी ऐप को डाउनलोड करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। प्रश्न 4 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 रिक्त स्थान है जिसकी आपको पूर्ति करनी है। भाग तथा 27 अध्याय में विभक्त है, 4, 5, 6 और 7। तो साथियों चौथे प्रश्न का सही उत्तर बताइए। जो एनईपी 2020 है, इसमें एनईपी 2020 में कितने भाग है? अध्याय तो यहाँ दे रखे कितने, 27 है, लेकिन इसके भाग कितने हैं? प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर बताइएगा। कौन सा विकल्प सही रहेगा? आपके चौथे प्रश्न का सही आंसर है साथियों विकल्प नंबर 1। एनईपी 2020 में भागों की संख्या 4 है, जबकि इसके अध्यायों की संख्या कितनी है? 27 है। तो प्रथम विकल्प आपके चौथे प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ेंगे। देखिएगा पांचवें प्रश्न को, प्रश्न नंबर 5 है, इनमें से आउटपुट इकाई का उदाहरण कौन सा है? मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर और इनमें से सभी। तो जो आउटपुट इकाई का उदाहरण है उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 5 में करना है। साथियों एक होती है इनपुट इकाई, इनपुट, ठीक है ना, और एक होती है आपके आउटपुट इकाई। तो आउटपुट इकाई के अंतर्गत प्रिंटर भी आ जाता है, मॉनिटर भी आ जाता है और स्पीकर भी आ जाता है। मतलब ये सभी किसके उदाहरण हैं? आउटपुट इकाई के उदाहरण हैं। तो इनमें से सभी वाला जो चौथा विकल्प है प्रश्न 5 का सही आंसर है। प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे साथियों। छठे प्रश्न में क्या पूछ रहा है देखते हैं। शिक्षा वाणी हेतु शिक्षण सामग्री का निर्माण किसके नेतृत्व में हुआ? एनसीईआरटी के नेतृत्व में, आरएससीईआरटी के नेतृत्व में, आरबीएससी के नेतृत्व में और एनसीटीई के नेतृत्व में। तो प्रश्न नंबर 6 में देखो, शिक्षा वाणी जो एक रेडियो पर प्रकाशित होने वाला, ठीक है ना, रेडियो पर प्रकाशित होने वाला एक शैक्षिक कार्यक्रम है। इसके लिए शिक्षण सामग्री का निर्माण जिसके नेतृत्व में किया गया उसका नाम आपको प्रश्न संख्या 6 में बताना है। तो छठे प्रश्न का सही आंसर देखे साथियों। देखो शिक्षा वाणी जो शैक्षिक कार्यक्रम है जिसको रेडियो पर प्रसारित किया जाता है, इसका जो निर्माण है आरएससीईआरटी उदयपुर के नेतृत्व में होगा। किसके नेतृत्व में? आरएससीईआरटी उदयपुर के नेतृत्व में। तो सेकंड विकल्प साथियों प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं साथियों। सातवें प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा है देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 7 को, गार्गी पुरस्कार किन छात्रों को प्रदान किया जाता है? जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर से उत्तीर्ण विद्यार्थी, जो सीबीएसई से उत्तीर्ण विद्यार्थी, जो केंद्रीय विद्यालय से उत्तीर्ण विद्यार्थी और जो नवोदय से उत्तीर्ण विद्यार्थी। तो सातवें प्रश्न में देखिएगा, जो गार्गी पुरस्कार है, गार्गी पुरस्कार में जिसमें 6,000 रुपए की राशि दी जाती है, तो ये जो राशि है ये किन को दी जाती है? मतलब कौन से बोर्ड से जब ये एग्जाम उत्तीर्ण करते हैं तो गार्गी पुरस्कार दिया जाता है? तो प्रश्न संख्या 7 का सही आंसर देख लेते हैं साथियों। जो छात्राएं, भाई गार्गी पुरस्कार सिर्फ छात्राओं को मिलता है, छात्रों को नहीं मिलता है। तो जो छात्राएं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर से कक्षा 10वीं उत्तीर्ण करते हैं और उसके लिए पात्र है, उनको ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो विकल्प नंबर 1 आपके 7वें प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 8वां प्रश्न देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 8, इनमें से असत्य कथन का चयन कीजिएगा। असत्य कथन जो आपको लगता है उसका चयन प्रश्न 8 में करना है। विकल्प देखिएगा, आरटी 2009 देश में लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को। आरटी 2009 में कुल अध्याय है 7। आरटी 2009 में कुल धाराएं हैं 39 और आरटी 2009 का सबसे बड़ा अध्याय है अध्याय 3। तो देखो प्रश्न संख्या 8 का सही आंसर कौन सा रहेगा? जो कथन आपको असत्य लग रहा है, गलत लग रहा है, उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 8 में करना है। और साथियों 8वें प्रश्न का सही आंसर देख लेते हैं। तो कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि ये कह रहा है कि आरटी 2009 का सबसे बड़ा अध्याय 3 है। जी नहीं, अध्याय 3 नहीं, जो अध्याय 4 है। कौन सा अध्याय साथियों? जो अध्याय नंबर 4 है आपके आरटी 2009 का, ये सबसे बड़ा अध्याय है। तो फोर्थ विकल्प इस वजह से 8वें प्रश्न का सही आंसर है। देखिए आरटी 2009 का जो अध्याय 4 है, इसमें धारा नंबर 12 से 28
28वीं धारा तक इसमें सम्मिलित की गई है। तो इसी वजह से आपके प्रश्न 8 में चौथा कथन हुआ असत्य। बाकी कुल धाराएं इसकी 39 है, आपने 38 पढ़ रखी है तो गलत है। कुल अध्याय 7 है और संपूर्ण देश में कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। तो 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों, यहाँ फोर्थ विकल्प आपका सही रहेगा। देखिएगा प्रश्न नंबर 9 को, इनमें से किसका उपयोग डाटा स्थानांतरण एवं संग्रहण के लिए होता है? फ्लॉपी का, सीडी का, पेन ड्राइव का और इनमें से सभी का। 9वें प्रश्न का सही उत्तर बताओ भाई, कौन से विकल्प का चुनाव करोगे प्रश्न नंबर 9 में? जिसका उपयोग डाटा स्थानांतरण करने के लिए और संग्रहण के लिए किया जाता है साथियों, वो है आपके फ्लॉपी, सीडी, पेन ड्राइव, मतलब इनमें से सभी। फोर्थ विकल्प आपके प्रश्न संख्या 9 का सही आंसर है। आप सीडी से भी डाटा स्थानांतरण और संग्रहण कर सकते हो, फ्लॉपी से भी कर सकते हो और पेन ड्राइव से भी कर सकते हो, ठीक है। चौथा ही विकल्प आपके 9वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ेंगे मित्रों। 10वां प्रश्न देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 10 को। 10वां प्रश्न है आपके, निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया, समय पर पुनर्भरण एवं समस्त कार्य की मॉनिटरिंग, सत्र फिर रिक्त स्थान है जिसकी आपको पूर्ति करनी है से ऑनलाइन की जा रही है। 2010-11 से, 2011-12 से, 2012-13 से और 2013-14 से। तो देखो, आपको ये पता होगा कि निजी विद्यालयों में जो निःशुल्क प्रवेश दिया जाता है, कितने प्रतिशत पदों पर दिया जाता है? 25% पदों पर दिया जाता है। अब ये कह रहा है कि प्रवेश प्रक्रिया समय पर हो, पुनर्भरण एवं इसके समस्त कार्य की जो मॉनिटरिंग है ऑनलाइन की जा रही है, ये किस सत्र से की जा रही है, वो सत्र आपको प्रश्न संख्या 10 में बताना है। और 10वें प्रश्न का जो सही आंसर है साथियों, वो है विकल्प नंबर 4। 2013-14 से इन सभी चीजों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा रही है, जबकि निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया जो 25% पदों पर होती है, ये 2012-13 से चलाई जा रही है। समझ रहे हो बात को? यह समझना बात को कि निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया तो 2012-13 से 25% पदों पर दी जा रही है, लेकिन उनकी मॉनिटरिंग जो है ऑनलाइन रूप से कब से की जाने लगी है? 2013-14, मतलब 12-13 से तो प्रवेश दे रहे, लेकिन ऑनलाइन नहीं किया था। ऑनलाइन कब किया? 2013-14 में। तो विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ेंगे साथियों। देखिएगा प्रश्न नंबर 11 में क्या पूछ रहा है। तो चलिए 11वें प्रश्न को देख लेते हैं। राजस्थान सरकार की अधिसूचना 18 मई 2020 को जो आई थी के अनुसार आरटी एक्ट 2009 के तहत दुर्बल वर्ग के बालकों के अभिभावकों की वार्षिक आय अधिकतम मानी गई है। 1.30 लाख मानी गई है, 2.30 लाख मानी गई है, 2.50 लाख मानी गई है या 4 लाख रुपए मानी गई है। तो देखो, जो दुर्बल वर्ग के बालक है जिनको 25% निःशुल्क सीटों पर प्रवेश दिया जाता है, तो उनके जो अभिभावक होते हैं उनकी वार्षिक आय अधिकतम कितनी मानी गई है कि इससे ज्यादा उनकी वार्षिक आय नहीं होगी। तो साथियों प्रश्न नंबर 11 का सही आंसर देखे, आपके विकल्प नंबर जो 3 है 2.5 लाख रुपए, बिल्कुल 2.5 लाख रुपए उनकी अधिकतम वार्षिक आय मानी गई है। थर्ड विकल्प 11वें प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ेंगे। 12वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना कब से प्रारंभ की गई? 1 अप्रैल 2013, 1 अप्रैल 2014, 1 अप्रैल 2015 और 1 अप्रैल 2016। 12वें प्रश्न का सही उत्तर बताओ, कौन से विकल्प का चुनाव प्रश्न संख्या 12 में आप करने वाले हो। तो साथियों 12वें प्रश्न का सही आंसर कौन सा रहेगा? मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी जो योजना है, इसका जो आरंभ किया गया है, ये किया गया है आपके 1 अप्रैल 2013 को। कब से किया गया है? 1 अप्रैल 2013 से। विकल्प 1 आपके 12वें प्रश्न का सही उत्तर है साथियों। प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा 13वां प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे। कंप्यूटर में उपयोग किए जाने वाले उपकरण कहलाते हैं, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं या फ्लॉपी कहलाते हैं या सीपीयू कहलाते हैं? तो जिन उपकरणों का उपयोग हम कंप्यूटर में कहते हैं, उन उपकरणों को किस नाम से जाना जाता है? साथियों बात की जा रही है उपकरणों की, और जिन उपकरणों का उपयोग हम कंप्यूटर में करते हैं, उन उपकरणों को किस नाम से जाना जाता है साथियों? हार्डवेयर के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। मतलब उपकरण का मतलब यहाँ मशीनों से लिया जाता है, और मशीनीकरण किस में आती है? हार्डवेयर में आती है। इस वजह से आपके विकल्प नंबर जो 2 है प्रश्न संख्या 13 का सही आंसर है। प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 14वें प्रश्न में क्या पूछ रहा है? प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं।
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास से संबंधित योजना नहीं है। उज्ज्वला योजना 2008, इंदिरा महिला शक्ति निधि, आईएम शक्ति उड़ान योजना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना। तो साथियों प्रश्न नंबर 14 में जिस योजना का संबंध महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास से संबंधित नहीं है, उस योजना का चयन आपको प्रश्न संख्या 14 में करना है। और मित्रों 14वें प्रश्न का सही आंसर देख लेते हैं। कौन सा विकल्प सही रहेगा? आपके विकल्प नंबर जो 4 है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, ये आपका सही उत्तर है। देखो, उज्ज्वला योजना 2008 का, इंदिरा महिला शक्ति निधि का और आईएम शक्ति उड़ान योजना, इन तीनों ही योजनाओं का डायरेक्टली संबंध महिला सशक्तिकरण और बाल विकास से है, लेकिन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का डायरेक्टली संबंध नहीं इससे। इसी वजह से आपके प्रश्न संख्या 14 में फोर्थ विकल्प आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे मित्रों। प्रश्न 15 क्या कह रहा है? आरटी एक्ट 2009 की किस धारा के तहत गैर सरकारी विद्यालयों को एंट्री लेवल कक्षा की 25% सीट पर प्रवेश देना होगा? धारा 12 1 ग, धारा 16 2 ग, धारा 26 2 क और धारा 1 ब। तो साथियों प्रश्न संख्या 15 में कौन से विकल्प का चुनाव करोगे? सही आंसर कौन सा रहेगा आपके प्रश्न संख्या 15 में? बताइए 15वें प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? तो पहले क्या 15वें प्रश्न का सही आंसर देखे, आपका जो पहला विकल्प है यहाँ पर धारा 12 1 ग। कौन सी धारा? धारा 12 है 1 ग। इस धारा के अंतर्गत 25% सीट्स पर निशुल्क प्रवेश दिया जाता है साथियों। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न संख्या 15 में। प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ेंगे। अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा साथियों, और अंत में वीडियो पूरा होने के बाद वीडियो को शेयर भी जरूर करें। बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट करना कि कितने प्रश्न आपने 21 में से सही किए हैं, बिल्कुल ईमानदारी से, ठीक है ना। अगर 15 प्लस कर देते हो माइनस मार्किंग करने के बावजूद, तो यकीन मानिएगा बहुत ही शानदार तैयारी आपकी अभी तक चल रही है, लेकिन इसको लगातार रखने की जरूरत है बस। चलिए 16वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 16 में क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, कीबोर्ड, माउस, कंपाइलर और स्कैनर। तो इनमें से जो कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 16 में करना है। कौन से विकल्प पे जाओगे कि भाई ये कंप्यूटर हार्डवेयर में नहीं आता है? 16वें प्रश्न का सही उत्तर बताइए, कौन सा विकल्प सही रहेगा? आपके विकल्प नंबर जो 3 है साथियों, कंपाइलर। ये हार्डवेयर नहीं है, बल्कि कंपाइलर क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। ये क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर है। विकल्प नंबर 3 आपके 16वें प्रश्न का सही उत्तर है। बाकी देखो, हार्डवेयर का मतलब मशीनों से लिया जाता है, तो कीबोर्ड भी एक मशीन है, माउस भी एक मशीन है, और स्कैनर जिसमें हम स्कैन करते हैं तो वो भी तो एक मशीन है। तो इस वजह से ये तीनों ही हार्डवेयर है, लेकिन कंपाइलर हार्डवेयर नहीं है। तो थर्ड विकल्प आपके 16वें प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न 17 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 17वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 17 में क्या है? सीपीयू का भाग है नियंत्रण इकाई, अंक गणित व तार्किक इकाई, संग्रहण इकाई और इनमें से सभी। तो सीपीयू का भाग इनमें से कौन सा है? 17वें प्रश्न का सही उत्तर बताओ। कौन से विकल्प का चुनाव करोगे प्रश्न संख्या 17 में? सीपीयू के भाग के अंतर्गत देखो, सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है इसको, और संग्रहण इकाई, नियंत्रण इकाई, अंक गणित व तार्किक इकाई, ये सारी चीजें सीपीयू के द्वारा की जाती है। तो इसी वजह से आपके प्रश्न संख्या 17 का जो चौथा विकल्प है इनमें से सभी वाला, ये आपके प्रश्न नंबर 17 का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 18 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 18वें प्रश्न में क्या पूछ रहा है? देखिएगा प्रश्न नंबर 18 को। अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं? 1 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार और 4 प्रकार। तो अनुप्रयोग के आधार पर पूछा गया है कंप्यूटर के प्रकारों के बारे में। और साथियों अनुप्रयोग के आधार पर अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो इसके 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। कौन कौन से होते हैं? देखिए, एक तो एनालॉग कंप्यूटर होता है, एक डिजिटल होता है और एक होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। ये किसके आधार पर है? ये अनुप्रयोग के आधार पर। क्या है? ये कंप्यूटर के प्रकार है। 18वें प्रश्न में आपके थर्ड विकल्प सही आंसर है। प्रश्न संख्या 19 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 19वां प्रश्न देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 19 को। आईसीटी से आशय है, अंतर्राष्ट्रीय संप्रेषण तकनीक है, भारतीय तकनीकी आयोग है, सूचना एवं संप्रेषण तकनीक है और संप्रेषण तकनीक का आदान प्रदान है।
तो इनमें से आईसीटी का आशय आपको प्रश्न संख्या 19 में बताना है। कौन सा विकल्प सही लग रहा है साथियों? आईसीटी की अगर हम बात करें तो आईसीटी की फुल फॉर्म क्या है? आईसीटी की फुल फॉर्म की बात करें तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इसका पूरा नाम है। और इसको हम हिंदी में क्या कहेंगे? सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी। क्या कहा जाता है इसको? सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के नाम से आईसीटी को जाना जाता है। यहाँ पर विकल्प नंबर जो 3 है 19वें प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा साथियों। अब हम 20वें सेकंड लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि भाई टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी है? 21 है। ठीक है, प्रश्न संख्या 20 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, 1 फरवरी 2019 से शुरू की गई युवा संबल योजना निम्न से संबंधित है। कंप्यूटर ट्रेनिंग से, कौशल विकास से, बेरोजगारी भत्ते से और युवाओं के लिए लोन स्कीम से। तो प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर बताइए। प्रश्न संख्या 20 में कौन से विकल्प का चुनाव करोगे? जो देखो, एक चीज तो ये भी आपके कंफर्म होगी कि भाई युवा संबल योजना की शुरुआत कब की गई थी? 1 फरवरी 2019 को की गई थी। और इसका जो संबंध है साथियों, यह है बेरोजगारी भत्ते से। किससे है? बेरोजगारी भत्ते से। बेरोजगारों को भत्ता दिया जाता है इस योजना के अंतर्गत। थर्ड विकल्प आपके 20वें प्रश्न का सही उत्तर है। अब आज का अंतिम और 21वां प्रश्न देख लेते हैं। साथियों, ऐप को डाउनलोड नहीं कर रखा है तो निश्चित रूप से ऐप को डाउनलोड जरूर करिएगा। लगभग 145 के आसपास टेस्ट आपको वहां पर 149 वाले कोर्स में उपलब्ध करा दिए गए हैं अभी तक। ठीक है ना? और जो 99 वाला कोर्स है उसमें 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं की राजस्थान अध्ययन की किताब कंप्लीट है। 10वीं राजस्थान अध्ययन की किताब का भी दूसरा पार्ट जो है वो डाल दिया गया है साथियों। तो निश्चित रूप से आप ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिएगा। बहुत ही काम की चीज आपको वहां पर उपलब्ध करवाई जा रही है। अंतिम है और 21वां प्रश्न देख लेते हैं। देखिएगा 21वें प्रश्न को, राजस्थान में इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना कब प्रारंभ की गई? 18 नवंबर 2019 को, 18 मार्च 2019 को, 18 अप्रैल 2019 को और 18 दिसंबर 2019 को। देखो, इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना की शुरुआत 2019 को की गई, लेकिन कब? 21वें प्रश्न का कौन से विकल्प का चुनाव करोगे अंतिम प्रश्न में? तो साथियों, अंतिम और 21वें प्रश्न का सही आंसर है आपके विकल्प नंबर 4। 18 दिसंबर 2019 को राजस्थान में इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना प्रारंभ की गई, जिसके उद्देश्य थे महिलाओं के कौशल विकास के लिए इनको प्रशिक्षण देना, उद्यम स्थापना में महिलाओं की सहायता करना और पीड़ित महिलाओं के पुनर्वास के लिए सहायता करना। ये कौन सी योजना है साथियों? आपके राजस्थान में इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना है। और कब शुरू की गई इस योजना को? 18 दिसंबर 2019 को। तो फोर्थ विकल्प 21 का सही उत्तर है। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। आज के 2 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं। कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए।